अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर विद तारर और मेरे साथ वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त साजिद तारर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो पंडोरा पेपर सामने आए हैं। इसके अलावा पाक अमरीका ताल्लुकात के ऊपर भी बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अपने अरूज पर जा रही है उसके ऊपर भी बात करना चाहेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे पंडोरा पेपर्स के हवाले से होगा कि इससे कुछ अर्सा कबल अगर आपको याद हो कि पनामा पेपर सामने आए थे, जिसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको जाना पड़ा था और अब जो है वो पंडोरा पेपर सामने आ गए हैं। पाकिस्तानी सियासत में एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है और ना सिर्फ ये कि यहाँ पर जो सरमायादार हैं उनके नाम सामने आए, बल्कि हुकूमत में बैठे हुए बहुत से वुज़रा जो है उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? शाजिया, पिंडोरा पेपर्स जो है, मेरी ओपिनियन इसके बारे में ये है कि ये लकी रानी शो, लकी रानी सर्कस का जो है वो शाम का शो है। पहला शो पनामा लीक था और उसके भी कोई खातर खा रिजल्ट नहीं थे। उसमें भी सियासी इंतकाम लिया गया, अकामे निकले, उसका भी कोई रिजल्ट, एक सिंगल डॉलर वापस नहीं गया, एक सिंगल रुपया रिकवरी नहीं हुई। मेरे ख्याल में उसी तरह इसके ऊपर भी कमीशन बनाए जाएंगे। हमारे एंकरों की लॉटरी निकल आई है, वो शो पे शो करेंगे, रिश्वत के बाजार गर्म होंगे क्योंकि कमीशन बनाए जाएंगे और वहां पे इन्फ्लुएंस भी होगा, रिश्वत भी होगी। मैं समझता हूं कि इससे पहले शर्जील मेमन साहब का करैक्टर कुछ जो था वो कुछ न्यूज है। मुझे ये बताएं, रिंग रोड के डाके, आपके पोस्टल सर्विसेज के डाके, आपकी शुगर माफिया के डाके, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, खबर ये होती कि स्विस बैंकों से पैसा वापस आ गया है, पाकिस्तान को आईएमएफ की जरूरत नहीं रही है, यहां पे होता कि इतने एसपी, इतने डीसी निकाल दिए गए रिश्वत की वजह से, ये खबर होती। देखें, आपकी एक सबसे बड़ी प्रोडक्ट जिसमें हम एक्सपर्ट हैं वो रिश्वत है, वो करप्शन है। एक अलायंस बन चुके हैं इस पंडोरा बॉक्स में भी, पंडोरा पेपर में भी, पनामा लीक्स में भी। हर पार्टी का, हर रंग का, हर नस्ल का इंसान मौजूद था, लेकिन कुछ भी नहीं है। अब आपने मार मार के पाकिस्तानियों को महंगाई की छड़ी से, तो आपने उनको इस तरीके से इम्यून कर दिया बेचारों को। उनमें तो सकत ही नहीं रही है कि वो देखें, सुने, क्या करें। देखें, जो कौम, जिस कौम में अभी तक भट्टो जिंदा हो, जिस कौम का माटो ये हो कि खांदा दिलांदा भी है, जिस कौम को आप ये कह दें कि मेरा मकसद है कि हम देखें कि हम बाहर से हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, रियासत मदीना बनाएंगे, यहां पे दूध की नहरें चलेंगी, यहां पे शहद की नहरें चलेंगी। आपने बिना क्या क्या कार्रवाइयां, कौन कौन से टारगेट, क्या क्या ख्वाब नहीं दिखाए इस कौम को। जी। लेकिन अफसोस है कि आपने हर इंसान को एनआरओ दिया, आपने हर अपने चाहने वाले को कैबिनेट पे जगह भी दी, करप्शन के बावजूद, केसों के बावजूद। एनआरओ नहीं दिया तो एक ऐसे मजदूर को नहीं दिया जिसकी इनकम 22,000 है, 20,000 है और वो हराम नहीं खा रहा, आपने उसको एनआरओ नहीं दिया। तो ये दरअसल मेरी नजर में कोई न्यूज नहीं थी, ये कोई नई बात नहीं थी। कुछ भी नहीं होगा इसका, बिल्कुल इसका कुछ नहीं होगा। मैं आपको गारंटी कर देता हूं कि स्वाय चंद एंकरों के जो है बाजार गर्म होंगे, सिर्फ उससे अलावा कुछ भी नहीं है। मूनस लाई साहब और कई लोगों की बड़ी स्टोरियां पहले मौजूद हैं, खबरें मौजूद हैं, कोई मेरे लिए कोई बिल्कुल नई खबर नहीं है। इसी तरह मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए भी कोई नई खबर नहीं है, क्योंकि एक वाहिद प्रोडक्ट है जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। जब से अमेरिका ने डॉलरों की बारिश की, कभी हम चाइना से पैसे लेते हैं, दुबई ले जाते हैं, कभी हम अमेरिका से पैसे लेते हैं, दुबई ले जाते हैं। दिस इज नथिंग। जब देखे हमारे मलक रियाज साहब जैसे लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान को ओन करते हैं, जिस तरीके से जरदारी साहब ने इसमें सियासत में पैसे की बारिशें शुरू की और जिस तरीके से वो सियासत को खरीद कर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से पूरी एस्टेब्लिशमेंट दो लोगों के, मलक रियाज साहब जिन कायदे आजम के बाद जब दूसरा लीडर मलक रियाज होगा इस मुल्क के अंदर, तो उसमें रिश्वत की खबर को खबर नहीं होगी। तो मैं इस पे कोई, इसमें इट वाज नॉट शॉकिंग फॉर मी। मैंने पढ़ी है सारी डिटेल के साथ, खुसरो मुख्तियार साहब, उसमें डार साहब के बच्चे, फलाना, ये वो, हर एक का जो रिटायर फौजियों के भी नाम आ रहे हैं। नथिंग इज न्यू। आपने रिश्वत के लिए अलायंस कर रखा है, एक इत्तेहाद बना रखा है। इस हमाम में सब नंगे हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे का एक ही टारगेट है, पैसे दिहाड़ी लगाओ और दुबई, लंदन और कनाडा भाग जाओ। मेरा मकसद है कि ये मुझे बताएं, मुझे आज तक, अभी तक मैं शर्मिंदा हूं
जिस दिन से मुझे पता चला कि एक केस में मुलजम पेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके पैसे से जज साहब इतने मुतासर हुए, उन्होंने अपनी बच्ची का रिश्ता दे दिया उनको, और आज भी कनाडा में बैठे हैं। मैं चौधरी इफ्तिखार साहब की बात कर रहा हूं। तो जिस मुल्क में इस तरह की चीजें एक नॉर्म समझी जाए, जिनको नॉर्मल समझा जाए, जिन लोगों को, मेरा मकसद है कि हर पाकिस्तानी को पता, अफसोस के मैं एक देखें, ये अगर कोई कहे ना कि नहीं पता, अब इस वक्त हर बच्चे के, हर जो बच्चा या जो अफोर्ड कर पाता है उसके हाथ में कंप्यूटर है, लेकिन उसके हाथ में हर खबर उनको पता है। जो जरा पता हिलता है, आप मुझे ये बताया, आपने हर महीने आईजी चेंज किया, हर महीने चीफ सेक्रेटरी चेंज किया पंजाब का, उसकी वजूहात कभी आपने कौम को बताई है? क्या वजूहात थी? तो आप समझते हैं कि इन खबरों से हिलेंगे? वो बिल्कुल नहीं हिलेंगे। कोई खबर किसी के सर पे जूं नहीं रेंग रही इस वक्त। आपने मार मार के जो हलाल कमाने वाले हैं उनका सिस्टम आप सुन कर दिए आपने, वो बेचारे इम्यून हो चुके हैं, सुबह की खाते शाम की फिक्र पड़ जाती है। और यहाँ पे आपके मैं एक दफा गया तो मैंने कोशिश की माल रोड लाहौर पे और इस्लामाबाद में जो लेक्सस V8 जिसको कहते हैं उसको गिनने की कोशिश की, तो मेरे पांव के तले से जमीन निकल गई, जिसकी कीमत 4 करोड़ है और इस तरह फिरती है जिस तरह मक्खियां उड़ रही हैं। और 20,000 कमाने वाला, हलाल की कमाने वाला, जो जिसके बस पड़ता कुछ नहीं है। मैं समझता था कि पीटीआई के सबसे ज्यादा सपोर्टर पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, वाकई वही है। वो क्या करेंगे बेचारे, किधर जाएंगे? वो ये पंडोरा बॉक्स खुला हो बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये है कि इसमें आइसलैंड का, पिछली दफा पनामा पेपर्स आए थे तो आइसलैंड का वजीर आजम रिजाइन कर गया था। शायद एक दो मुल्कों में लोग अपने शर्मिंदगी के बायस जो है प्रेशर के जरिए, जिस तरह टोनी ब्लेयर का नाम आया या कुछ तरह की, शायद वहां फर्क पड़े। लेकिन पाकिस्तान की वाहिद एक ही प्रोडक्ट है जिसमें अब बहुत ज्यादा हम पाकिस्तानी सारे एक्सपर्ट हैं, वो करप्शन है। और ये करप्शन की दास्तान हमारे लिए कोई नई दास्तान नहीं। खबर मैंने जिस तरह पहले बताई कि कोई चीज अब नॉर्मल हो, स्विट्जरलैंड से पैसे आ जाए वापस, यहां से 200 डिप्टी कमिश्नर 300 एसपी निकाल दिए रिश्वत में, ये खबर होगी। ये डाके खबरें, डाके जो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि आप जो वो मैंने बताया कि ये और बड़े लीडर बनेंगे क्योंकि इनके पास लाइसेंस है, दे आर एक्सपर्ट। अब कई जो दूसरे सियासतदान हैं इनसे मशवरे लेंगे, यार सानू भी 10 अकाउंट किमें खोलने। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें मैं समझता हूँ कि मेरे लिए नई नहीं थी। देखिए अब आगे कौम इसको किस तरह हैंडल करती है। सियासी इंतकाम, हाँ, जिसका हाथ नहीं पड़ रहा होगा उसको सियासी इंतकाम के लिए उसको यूज किया जाएगा, जिस तरह अकामे यूज हुए थे, जिस तरह दूसरी चीजें यूज हुई थी, इसलिए ये भी यूज होंगे। कमीशन मेरे ख्याल में बन रहा है जिसका कोई नहीं, देखें पाकिस्तान में जिस चीज का कुछ ना करना हो उसका कमीशन बना दिया जाता है, तो वो इसी तरह सुना है इसका भी कमीशन बन रहा है। तहकीकात शुरू हो रही है, कोई रिटायर जज बैठ जाएंगे 2-4, उनका रोजगार भी शुरू हो जाएगा, कुछ सिफारिशें शुरू हो जाएंगी, कुछ पैसे लेने देने शुरू हो जाएंगे, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान के लिए अमेरिका की नई पॉलिसी क्या होगी? पाकिस्तान मुखालिफ बिल अगर पास हो जाता है तो पाकिस्तान को किस किस्म की पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है? मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर भी रोशनी डालें। आप वहां पर अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में बैठे हुए हैं जहां से बहुत से मुल्कों की किस्मतों के फैसले होते हैं। देखिए ये जो बिल है, ये इस बिल के बारे में मैं डिटेल से बताना चाहूंगा। इसको एक सेनेटर है जिम रिश्क उनका नाम है, वो आइडाहो से सेनेटर हैं, उन्होंने बिल पेश किया। कोई इतने ज्यादा पॉपुलर सेनेटर नहीं है, लेकिन वो तुर्की के खिलाफ सैंक्शंस का भी बिल उन्होंने पेश किया था, इजराइल के हक में भी ज्यादातर बिल उन्होंने पेश किए। उन्होंने जो बिल पेश किया है, ये लग रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी है अमेरिका में। इस बिल की कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन सियासी वैल्यू बहुत है। सियासी वैल्यू इसलिए कि आज तो ये बिल एक छोटा सा लग रहा है, इसके पीछे 22 रिपब्लिकन जो है वो शामिल हैं, लेकिन जिस डिटेल के साथ उन्होंने ये बिल बनाया है, ये आगे किसी बड़ी चीज की फाउंडेशन बन सकती है। ये मोमेंटम पकड़ सकता है बिल, वो इस वजह से कि इसमें मिड टर्म में अगर दोनों हाउसेज में से एक हाउस या दोनों हाउस रिपब्लिकन चले जाते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर कल को चाइना वहां चला जाता है, अमेरिका का इंटरेस्ट खतरे में आता है, फिर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर पाकिस्तान अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ नहीं चलता तो फिर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब मैं इस बिल के बारे में पढ़ना चाहूंगा कि इस बिल को नाम अगर दिया जाए तो तालिबान के ऊपर माशी पाबंदियां और पाकिस्तान को सबक सिखाना, ये इस बिल का मोटिव है। इसमें जो चीजें सबसे ज्यादा डिस्कस की गई कि वो दोहा एग्रीमेंट की वायलेशंस का बात की गई, और उसकी वायलेशंस हैं वो इस तरीके से आती हैं
कि सेक्शन 2 में उन्होंने कहा कि हमने 54 बिलियन डॉलर लगा के अफगानिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, वो सारा खत्म हो चुका है। इसके सेक्शन 3 में तशद्दुद में कमी, दोहा एग्रीमेंट में था कि तालिबान पावर में आके तशद्दुद में कमी करेंगे, वो कमी बढ़ चुकी है। आपने देखा होगा कि वहां पे अगले दिन 4 लोगों को सरेआम फांसियां दी गई हैं। और यहाँ पे ये भी तुराबी साहब, मुल्ला तुराबी साहब ने कहा है कि हम हाथ काटने की सजा जो वो भी बहाल कर रहे हैं। तो और उसमें एक्यूज किया गया है कि किस तरीके से तालिबान जो थे उनके अलकायदा के साथ रवाबत रहे हैं, उनसे मुशावरत होती रही है और आज भी हो रही है उसमें। उसके बाद जो इससे आगे चलें तो उन्होंने कहा है कि सिराजुद्दीन हक्कानी, जिनके हाथ पर कई मुसलमान फौजियों का खून मौजूद है और वो यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शन का हिस्सा हैं, लेकिन वो कैबिनेट में है, इस पे एतराज़ात किए गए हैं। और यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि 1,84,00,000 लोग जो हैं वो भूख का शिकार हो सकते हैं अफगानिस्तान में। उसके बाद एक चार्जशीट पूरी दी गई तालिबान को कि आप किस तरीके से हमारे दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन सेक्शन 2 और 2 आगे चल के बताता है कि कौन सी एंटिटीज जो है वो तालिबान को 20 साल सपोर्ट करती रही हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 18 महीने इसमें 180 दिनों के अंदर अंदर एक जामे रिपोर्ट बना के दी जाए कि वो एंटिटीज कौन थी, पाकिस्तान किस तरीके से 2001 से लेकर 2020 तक सेफ हेवन प्रोवाइड करता रहा उनको, ये बातें। और इसमें जो मैं ये बताना चाहूंगा, जो मुझे सबसे ज्यादा तशवीश इस चीज की थी कि उन्होंने इस बिल में लिखा है कि इंडिया को माशी तौर पर और दिफाई तौर पर स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो आगे चल के तालिबान और चाइना के लिए अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ये सबसे ज्यादा उसका जो एक मैं समझता हूं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन मेरे लिए वरीसम। लेकिन ये तो उसकी चार्जशीट थी। जो मैं हमेशा एक चीज का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूं कि इसको डिफ्यूज करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए वेस्ट के अंदर अपना केस जो है अपने तरफ से बताना कि हम क्या हैं, उसके लिए हमारी क्या तैयारियां मौजूद हैं, हम किस तरीके से उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, हम कौन से सेशन जो हैं वो जा रहे हैं, हमारे कौन से दौरे हैं, कौन सी मीटिंग्स कर रहे हैं, कि ताकि इस बिल को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इंडियन लॉबी जिस तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पर वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ महाज बना रहे हैं, हमारे उसके बारे में क्या स्टैंड है और हम उसको डिफ्यूज किस तरह करेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक जामे और कम्प्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है। अब देखें कि वो किस तरह पॉसिबल हो सकती है। अगर हम तोशाखाना केस से निकलें, अगर हम ये पेंडोरा बॉक्स से निकलें, तो ये फिर ही पॉसिबल हो सकेगा। मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि इस वक्त बड़ा क्रिटिकल टाइम है, तालिबान और पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मौजूद है। हमें चाहिए कि इसके बारे में संजीदगी के साथ सोच विचार करें। अच्छा साजिद साहब, मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा महंगाई के हवाले से। अभी रिसेंटली पेट्रोल की प्राइसेस में अच्छा खासा इजाफा किया गया। जब से ये गवर्नमेंट आई है हर महीने में कोई 1-2 मरतबा ये जरूर सामने आता है कि बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं। अवाम ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और उनके पास अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो जराए मुयसर नहीं है कि वो अपने बाल बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। अब ये जब दोबारा से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसके साथ ही गैस और बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी गई है, तो आप क्या समझते हैं गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उनके जो दुख है उनका मदावा कौन करेगा यहाँ पर? ये मैंने अपने पहले क्वेश्चन में भी जब मैंने बात की थी पेंडोरा पेपर्स की, उसके साथ भी ये डायरेक्टली अटैच है। और खान साहब ने खासकर मैं समझता हूँ अपनी यूनाइटेड नेशन की स्पीच में भी इसका जिक्र किया था। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अगले दिन उन्होंने भी कहा है कि ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं ये इमरान खान साहब के विजन को सपोर्ट करते हैं। उनका विजन ये है कि हमारे करप्ट जो लोग हैं वो पैसा लेकर अमेरिका और कनाडा और लंदन जा रहे हैं। और दरअसल उन्होंने एक्यूज किया कि इन ममालिक को चाहिए कि रोके। मैं जिससे डिसएग्री करता हूँ कि आपका बच्चा खुद खराब हो तो आप जाके लड़की के माँ बाप के कपड़े फाड़ दें, कोई अच्छी बात तो नहीं रही है। देखिए, आप अमेरिका और लंदन और दुबई वालों को कहते हैं कि हमारे बच्चों को वहां ना आने दिया करें, आप अपने बच्चों को रोक लें। आपके करप्ट आप खुद आपके जहाज़ों से आते हैं, आपके एयरपोर्टों से उड़ते हैं, आपके घरों में डाके मारते हैं और गिला शिकवा आपको अमेरिका, कनाडा और लंदन पर है। तो असल में बात यह है कि ये इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान के हालात खराब हैं।
मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो बिल के साथ जिस दिन बिल ये पेश हुआ था अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, उस दिन आपकी देखने वाले थी कि आपके स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुआ, डॉलर की उड़ान जो वहां कहां गई, क्योंकि लोग इस वक्त पाकिस्तान से डॉलर लेके भागना शुरू हो चुके हैं और भाग रहे हैं। एक तरफ से डॉलर आते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। बिल्कुल ये हालात वही चल रहे हैं। उसी वजह से आपके अंदर महंगाई है। और यहां पे ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी प्रेडिक्शन है कि 2022 में डॉलर 180 से ऊपर चला जाएगा। इसका मकसद क्या है कि आपका रुपया और ज्यादा डिवैल्यू होगा, आप महंगाई के नीचे आएंगे। और यहां पे ये भी मैं बताना चाहूंगा कि सारा हालात, एक तो ये इंपैक्ट है अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है, अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है, आपके डॉलर बाहर निकल रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं, एक वजह यह है। और दूसरी एक वजह यह है कि कोविड की वजह से इकॉनमी सारी दुनिया की स्लगिश है। लेकिन जहां पे लोगों, जिन मुल्कों के पास पहले रिजर्व्स मौजूद हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो इसको इजीली हैंडल कर लेंगे। लेकिन जो ममालिक पहले ही लूट मार की शिकार हैं, जहां पे पहले ही दिहाड़ी लगाई जाती है, डाके मारे जाते हैं, वहां पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने वाले दिन जो है वो हलाल रिज़्क खाने वालों के लिए मैं समझता हूँ और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। उनके लिए मैं दुआए खैर है उनके लिए, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियाँ अभी और डॉलर और चीज़ें लेके अभी भागेंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब शिप के हालात ख़राब होते हैं सबसे पहले चूहे भागते हैं, वो शुरू हो चुके हैं। डॉलर की उड़ान की एक वजह ये भी है। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपका हमेशा से तजज़िया बहुत ज़बरदस्त होता है और हमारे हमसाया मुल्क से ख़ास तौर पर जो कमेंट्स आते हैं वो हम लोग पढ़ रहे होते हैं। और मैं चाहूंगी कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं, जो हमें देख रहे होते हैं, वो भी अपनी ओपिनियन दिया करें कि क्या वो चाहते हैं, किस किस्म की जो मुल्क है, हुकूमत है, वो होनी चाहिए। और हमारे प्रोग्राम के बारे में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में हम कुछ और टॉपिक्स के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू शाज़ी।